बुलेटिन के आगाज में इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको दें। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ आफरीदी कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। मुलजिम ने अब्दुल लतीफ आफरीदी पर पेशावर हाई कोर्ट बार रूम में फायरिंग की। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी का कहना है कि अब्दुल लतीफ आफरीदी अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गए। मुलजिम की शनाख्त अदनान आफरीदी के नाम से हुई है। हमलावर की जेब से लॉ कॉलेज का कार्ड मिला है। अब्दुल लतीफ आफरीदी को 6 गोलियां लगी। वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। वाक़े की जगह पर मजीद भी तहकीकात इकट्ठी की जा रही हैं। ये अफसोसनाक खबर है। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ आफरीदी कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए हैं। अब से कुछ देर कबल हमने अपने नाजरीन को आगाह किया था इस सिलसिले में मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई है और मजीद तफ्तीश इस सिलसिले में की जा रही है। एसएसपी ने भी गुफ्तगू की मीडिया से। उन्होंने बताया कि जो मुलजिम है उसके पास से लॉ कॉलेज का कार्ड भी मिला है। सज्जाद हैदर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सज्जाद, मजीद क्या पेशरफ्त हो सकी है इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर पेशावर बार हाई कोर्ट बार के अंदर मौजूद है और अब से कुछ देर कबल यहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश है जिसमें जो है साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अब्दुल लतीफ आफरीदी को जो है मुलजिम की जानिब से जो है गोलियाँ मार के जो है यहाँ पर ज़ख्मी किया गया था, जिसके बाद उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो वहाँ पर जो हबक हो गए हैं। मेरा कैमरामैन मेहरान आपको दिखा सकते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की टीम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से जो है पुलिस ने जो है 6 करीब जो है गोलियों के खोल जो है बरामद कर लिए गए हैं। यहाँ पर अब्दुल लतीफ आफरीदी ब्रेक के दौरान केस की समाअत के जो अपने दीगर वकला के साथ जो है यहाँ पर बैठे हुए थे और उस केस को हवाले से जो डिस्कस कर रहे थे जब कि एक मुलजिम अंदर एंटर हुआ और उसने जो अब्दुल लतीफ आफरीदी को टारगेट किया और उस पर जो है 5 से 6 जो है फायर किए गए हैं, जिसके बाद जो है अस्पताल मुंतकिल उनको किया गया, लेकिन वो जब भाग हो गए। पुलिस का इस वाक़े में यही कहना है कि उन्होंने एक मुलजिम को जो है इसमें गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम अदनान वल्द समीउल्लाह बताया जा रहा है, जिसके जेब से जो एक शिनाख्ती कार्ड और एक लॉ कॉलेज का कार्ड भी जो है बरामद हुआ है। पुलिस ने मुकम्मल तहकीकात जो है इस केस में जो है शुरू कर दी है और उनका यही कहना है कि हाई कोर्ट बार के अंदर पिस्टल कैसे आया और कैसे इसको जहाँ भाग किया गया। इस टोटल वाक़े में मुलव्विस जितने भी पहलू होंगे तमाम तरजामी तहकीकात के बाद ही कुछ चीज़ सामने आएगी। क्या ये दहशतगर्दी का वाक़या है, कुछ ज़ाती दुश्मनी का वाक़या है। हाई कोर्ट बार के सदर का भी इस टाइम पर यही कहना था कि हाई कोर्ट में जो है वकला अंदर आते हैं, उनकी तलाशी जो है लेनी चाहिए। कैसे एक वकील के रूप में एक बंदा हाई कोर्ट के अंदर दाखिल हुआ और उसने बार रूम के अंदर घुस कर एक जो है साबिक सदर जो सुप्रीम कोर्ट बार के थे, हाई कोर्ट बार के थे, उसको फायरिंग करके जो जहाँ भाग कर दिया। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और इसी मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब्दुल लतीफ आफरीदी पर कातिलाना हमले का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक है। सूबाई हुकूमत दहशत गर्दी करने वालों को कानून के मुताबिक इबरतनाक सज़ा दिलाए। अब्दुल लतीफ आफरीदी ने तमाम उम्र आइन की सरबलंदी, जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के लिए जिद्दोजहद की। वो एक आला कानूनदान और बहादुर सियासी रहनुमा थे। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना की हिमायत पर उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। वो हक की बात डंके की चोट पर करते थे और नताइज की परवाह नहीं करते थे। अफसोस, आज आइन, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की एक तवाना आवाज़ खामोश हो गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी अब्दुल लतीफ आफरीदी के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अब्दुल लतीफ आफरीदी शिद्दत पसंदी के सख्त मुखालिफ थे। उनका कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। अब्दुल लतीफ आफरीदी के ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। आपको बताएं कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अब्दुल लतीफ आफरीदी के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा है कि सूबाई हुकूमत गिरफ्तार कातिल से तफ्तीश करके हक़ाइक़ सामने लाए। वज़ीर कानून ने मामला सेनेट में भी उठाने का ऐलान कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेमिसेस में उन पे फायरिंग की गई और उसमें उन्होंने जाम शहादत नोश किया। तो इस पे हम एक तो सदमे में हैं, अपने दुख और अफसोस का इजहार करते हैं, और दूसरा हमने ये फैसला किया है कि आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये मामला उठाया जाएगा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। हम ये फौरी तौर पे मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सूबाई हुकूमत ने मेजर्स लेने हैं वो फौरी तौर पे उनके जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो कातिलाना हमला करने वाला है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उनकी जो तफ्तीश और दीगर मराहल हैं वो स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ होने चाहिए। इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रिजल्ट आएगी। ये जो बात हो रही कि जी डिले हुई, मैं कल रात को मेरी
हाफिज़ नईम साहब से खुद टेलीफोन में बात हुई, नासिर शाह साहब उनसे कंटिन्यूसली कांटेक्ट में थे कि कोई खदशात ना हो किसी को भी, और जैसे उनको नहीं मिल रहे हमें भी अपने रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। ये लेथार्जी के ऊपर लेथार्जी नहीं है, लेथार्जी नहीं है, सिस्टम अधिक तरीके। अब देखिए सिस्टम दो चीज़ें हैं, इस दफ़े कोई आरटीएस नहीं था, ठीक है जी। जब आरटीएस पिछले दफ़े था तो 4 दिन बाद रिजल्ट आए थे और उसमें बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी। इस दफ़े आरटीएस नहीं था, सारी कंपाइलेशन मैनुअल हो रही थी, उसमें टाइम लग रहा था। कुछ ट्रेनिंग का फुकदान मेरा ख्याल है था, जो पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 2 बार गिनती करनी पड़ रही थी। एक बार वो वार्ड के मेंबर की गिनती करता था, कराची के हवाले से मैं कह रहा हूँ, और एक बार वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के बैलेट की गिनती करता था। तो उसमें बड़ी टफली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तीनों पार्टीज बड़ी हॉटली कंटेस्ट कर रही थी और हर एक की उम्मीदें थी। वोट तो लोगों ने देने थे, इसलिए वो एक एक वोट के ऊपर गिनती और इतराज़ात जैसे होते नॉर्मली वो हो रहे थे, इस वजह से टाइम लगा। जो भी जीत के आता है उसको फुल सपोर्ट होगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। एब्सोल्युटली, हमें इस सूबे को चलाना है, हमने इस शहर को चलाना है, पहले भी फुल सपोर्ट थी। मैं सिर्फ ये एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस ये करूँगा, एक्सपेक्ट जो भी बनता है कराची का मेयर उससे, कि वो सिर्फ रोना धोना ना करे कि इख्तियारात नहीं है, फलानी चीज़ नहीं, इख्तियारात कानून के अंदर होते हैं। हमारे पास इस वक्त जो लॉ बना है, हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात करके काफ़ी डेवोल्यूशंस के हमने टाउन्स बनाए, दोबारा टाउन्स को बहुत इख्तियारात है। आप अपना काम करें, हुकूमत सिंध से पूरी, इसलिए कि वो काम करेंगे तो हुकूमत सिंध का फ़ायदा है इसमें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी पूरी सपोर्ट होगी। I will answer your question after this. Just one question. एक आखिरी सवाल कर लें। ऐलान कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जो भी कराची का मेयर बनेगा उनकी खैरात पे बनेगा। इस बयान को किस तरह देखते हैं? दूसरा ये बताएं, टर्न आउट सर जो कम हुआ है, 20 से 25% वोट कास्ट हुए हैं, ये जो बाइकआउट हुआ है उसकी वजह से हुआ है या? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मैंने आखिरी दिन तक कोशिश की थी कि आप इलेक्शन लड़ें। उन्होंने कहा कि जी उनके खदशात थे कुछ डिलिमिटेशन पे, वो हमने एड्रेस करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन ने वो बात नहीं मानी। उसके अलावा जो अनसर्टनटी थी तो उन्होंने मुनासिब समझे, उनका अपना फैसला था। मैंने तो बड़ी कोशिश की थी, मैंने उनको आखिरी मोमेंट में कहा था कि इलेक्शन से दूर रहना एक सियासी जमात के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 85 के इलेक्शन में बाइकआउट किया था, वो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन थे और इस वजह से हमने बाइकआउट किया था 85 का इलेक्शन। और उस 85 के इलेक्शन के बाइकआउट का नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज तक भुगत रही है। इसलिए एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जो लोग नहीं इलेक्ट होने होते वो आ जाते हैं, फिर वो अपनी एक जगह बना लेते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे उनकी फ़िलासफ़ी आपसे हो इत्तेफाक, उनकी उस फिलासफी से उनको आपकी, बट जब वो एक स्पेस बना लेते हैं एक वैक्यूम के अंदर तो वो एक प्लेयर बन जाते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की कि उनको ये बात कही, लेकिन उनका अपना फैसला, मैं जवाब दे दूँ, उनका अपना फैसला था और कुछ फैसले बाकी सियासी बयानात इस टाइप के होते हैं, किसी को माइंड नहीं करना चाहिए। दूसरा आपने क्या सवाल था, जो टर्न आउट की 2 वजूहत है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक जमात है जिसका कराची में वोट है, अगर उन्होंने बाइकआउट का कहा है तो ज़रूर उस पर असर हुआ होगा। सेकेंडली जो अनसर्टेनिटी थी इस इलेक्शन के साथ, उसकी वजह से भी टर्नआउट कुछ कम रहा है। डिस्पाइट दैट जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में स्मॉल में टर्नआउट होते हैं उससे बेहतर टर्नआउट हुआ है। आप एक सवाल में इंटरनेशनल हैदराबाद से मेयर कौन होगा आपका? वो पार्टी फैसला करेगी। प्लीज शुड आई कम देयर? ओके, आई विल जस्ट कम देयर एंड मीट देयर। थैंक यू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि कल होने वाला इलेक्शन पुरअमन रहा। बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने वाज़े बरतरी हासिल की है। बल्दियाती इलेक्शन में आरटीएस नहीं था, गिनती और एतराज़ की वजह से रिजल्ट में टाइम लगा। हमें सूबे और शहर को चलाना है। वज़ीर आला सिंध ने यह भी कहा कि जो भी कराची का मेयर बनेगा वो रोना धोना ना करे, इख्तियारात कानून के अंदर होते हैं। आप अपना काम करें, जो काम करेंगे सिंध हुकूमत को फ़ायदा होगा।
اور 22 گھنٹے گزر چکے ہیں، کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن کے اب تک مکمل نتائج نہیں آ سکے ہیں۔ کراچی کا میئر کس جماعت کا ہوگا؟ صورتحال ابھی تک غیر واضح ہے۔ کراچی کی 246 یوسیز میں سے صرف 94 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری ریزلٹس جاری ہو سکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی بات کریں تو 51 سیٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ پی ٹی آئی 21 یوسیز جیت کر دوسرے پر ہے اور 19 یوسیز جیت کر جماعت اسلامی تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جس سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی 51 یوسیز کاؤنسلز پر پہلے نمبر پر ہیں۔ بات کریں گے بیورو چیف کراچی اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلم خان صاحب، یہ جو نتائج کی تاخیر کی وجہ ہے، وزیر اعلیٰ سندھ ابھی میڈیا سے جب گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں RTS تو نہیں ہوتا، گنتی اور اعتراض کی وجہ سے رزلٹ میں ٹائم لگ رہا ہے، تو کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، اسی طرح کی صورتحال ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہے کہ 2 دن تک بلدیاتی انتخابات کے رزلٹ آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے نتائج میں تیزی لانا ممکن تھا، لیکن اب بھی وہی صورتحال ہے کہ کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود نتائج مکمل نہیں ہوئے۔ لیکن اب تک اگر ہم دیکھیں کہ جو الیکشن کمیشن نے حتمی طور پر بتایا ہے کہ 94 یوسیز کے نتائج جاری ہوئے ہیں، 141 یوسیز کے سرکاری طور پر نتائج آنا ابھی بھی باقی ہیں۔ 235 یوسیز پر الیکشن ہوا تھا، 11 یوسیز کراچی کی ایسی تھی جن پر الیکشن نہیں ہو سکا تھا، وہ بعد میں ہوگا۔ تو ان 94 کی جو پارٹی پوزیشن بن رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی کی 51 سیٹیں ہیں، پی ٹی آئی کی 21 ہیں، جماعت اسلامی کی 19 ہیں، جمعیت علماء اسلام کی 1 ہے، TLP کی 1 ہے اور ایک آزاد امیدوار بھی ابراہیم حیدری سے جیتا ہے ضلع ملی ٹاؤن سے۔ تو مجموعی طور پر تو اس وقت پیپلز پارٹی آگے اور بظاہر اس وقت سیکنڈ پوزیشن پر پی ٹی آئی ہے، لیکن جو رزلٹ غیر سرکاری طور پر آ چکے ہیں اس کے حساب سے جو ہے وہ جماعت اسلامی اس وقت دوسرے نمبر پر آ چکی ہے۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں بڑا تگڑا مقابلہ اس وقت بھی ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے جو نتائج ابھی آنا باقی ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ 141 نشستیں ایسی ہیں جن کے ابھی سرکاری طور پر نتائج آنا باقی ہیں اور ابھی غیر سرکاری نتائج بھی نہیں آئے۔ اگر ہم بات کریں ضلع وسطی میں نیو کراچی ٹاؤن ہے، وہاں سے نتائج نہیں آئے، وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے۔ اسی طرح ضلع کورنگی کی 37 یونین کونسل ہیں، وہاں پہ محض 4 سے 5 یوسیز کے نتائج آ گئے، 30 سے زائد یوسیز کے نتائج ہی نہیں آئے ضلع کورنگی، وہاں پر بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ اب کیماٹی سے بھی اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی احتجاج شروع کر دیا گیا ہے۔ تو ٹھیک، جو صورتحال بن رہی ہے اسلم خان صاحب، اس سے آپ نے آگاہ کیا، آپ کا شکریہ۔ اور صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان کہتے ہیں کہ کراچی کے نتائج آج شام تک تیار ہو جائیں گے۔ بلدیاتی انتخابات کروانا بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہر آروز کے پاس تقریباً 25 یوسیز تھیں، ہر یوسی کا الگ فارم 11 اور 12 بننا تھا۔ کراچی میں 4990 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ ہوئی، ان کی جانب سے بتایا گیا۔ آروز کے پاس رزلٹ تیار ہو رہا ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا پرووائڈ کر دیں گے۔ تو کسی کا 7 بجے شروع ہوئی ہے کاؤنٹنگ، کسی کی 9 بجے شروع ہوئی، کسی 6 بجے شروع ہوئی ہے، مختلف ٹائم میں کاؤنٹنگ شروع ہوئی اور پریزائڈنگ افسران نے الحمدللہ صبح کے ٹائم تمام فارم 11 بریا تیار کر کے آر او کے پاس لے کے آ گئے۔ 4990 کے تمام پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ صبح آر او کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اب آر او اس کے بعد جو رزلٹ تیار کر رہے ہیں وہ ہے اپینڈکس اے۔ اپینڈکس اے جو ہے وہ ان آفیشیل رزلٹ ہے جو اس وقت تیاری کے مراحل میں ہے اور تمام 246 جو یونین کمیٹیز ہیں اس کا رزلٹ تیار ہو رہا ہے۔ تو رات جو ہے مختلف جو ہے اسٹیک ہولڈرز، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پریزائڈنگ افسران کی طرف سے کچھ پولنگ اسٹیشن پہ کوئی دھاندلی کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کافی پر امید نظر آ رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پولنگ ایجنٹس کے مطابق کراچی کی واحد اکثریتی پارٹی پیپلز پارٹی ہوگی۔ ہم مل کر کراچی کو ایسا بنائیں گے جس کے ہم حقدار ہیں۔ ٹویٹر پیغام میں انہوں نے مزید کہا کہ اپنے شہر کی جانب سے پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کا انتخاب کرنے پر بہت زیادہ خوش ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں 100 یوسیز جیتنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی سے کچھ پیچھے ہے۔ انتخابی نتائج نے تحریک انصاف کے ذہن سے یہ خناس نکال دیا ہے کہ کراچی پی ٹی آئی کا ہے۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں کیا جائے گا، البتہ میئر لانے کے لیے جماعت اسلامی سے بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کراچی میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ 100 سے یا 2-4 اوپر ہو جائیں گے یا 1-2 نمبر ہمارے کم ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک یہ سارا ہمارے پاس آ جائے، لیکن 100 کے قریب ہم ہیں۔ اور جماعت اسلامی کے متعلق جو ہمارے پاس فگر ہے اس میں وہ ہم سے کچھ سیٹیں پیچھے ہیں، اور وہ جو خناس
PTI के दिमाग में था कि कराची उनका है, वो निकला, तो PTI के साथ अलाइंस में जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बाकी जितनी जमातें हैं बशमूल जमात इस्लामी जिन्होंने कम कम सीटें ली हैं, उन सब से बात करेंगे और करेंगे इतना नंबर हासिल कर लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मेयर कराची में ला सके। और मामला इतना आसान नहीं है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की मुशावरत से 3 नाम गवर्नर पंजाब को भिजवा दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जानिब से गवर्नर को मरासला लिख दिया गया है, जबकि मरासले में निगरान वज़ीर आला के लिए भिजवाए गए नामों में सरदार अहमद नवासु खैरा, नासिर महमूद खोसा और मोहम्मद नसीर खान शामिल हैं। इन तीनों नामों पर अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से मुशावरत की जाएगी। इत्तेफाक ना होने की सूरत में स्पीकर असेंबली पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे। वहाँ भी अगर ये मामला हल नहीं होता तो फिर निगरान वज़ीर आला के नाम का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। अब ये भी बता दें कि मुस्लिम लीग काफ को PTI में ज़म करने का मामला चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे सालिक हुसैन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि काफ लीग को तहरीक इंसाफ में ज़म करने की ख्वाहिश परवेज़ इलाही की अपनी नहीं है। पार्टी को ज़म करना किसी और की ज़िद लगती है। बच्चों की अना ख्वाहिशात पर सियासी फैसले करने से पहले एक मरतबा अपनी कही हुई बातें याद कर लें। जिस शख्स को आज आप चला हुआ कारतूस कह रहे हैं, उन्हीं की वजह से पार्टी की पहचान और इज्जत है। मुस्लिम लीग काफ अपनी अलग शनाख्त बरकरार रखेगी। चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही में काफ लीग मुस्लिम लीग काफ कहीं जम नहीं हो रही, बल्कि अगर कोई पार्टी में जाता है PTI में तो वो एक ग्रुप जाएगा। अहम खबर आपको देंगे। पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। चौधरी शुजात हुसैन ने इजलास तलब कर लिया है। इजलास में वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा, शाफे हुसैन और दीगर शरीक होंगे। अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से आपको बता दें कि चौधरी शुजात हुसैन ने अहम इजलास तलब किया है। इजलास में वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा, इसके साथ साथ शाफे हुसैन और दीगर शरीक होंगे, ये बताया जा रहा है। वेलकम बैक। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के बाद शहरियों ने बुनियादी मसाइल के हल की उम्मीदें लगा ली हैं। कुछ शहरियों ने इख्तियारात के बगैर बल्दियाती निज़ाम के चलने पर भी सवालात उठा दिए हैं। शहरी इस सिलसिले में क्या कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। कराची के जो नॉर्मल सिचुएशन है, जो नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ जो है, कम से कम हमें सड़कें प्रॉपर मिले और वाटर की कवरेज जो होती है, रोड वगैरह बहुत ख़राब हैं, ये बेसिक नेसेसिटीज़ ही मिल जाए तो हम काफ़ी खुश हो जाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान की जो है वो शहरक है कराची, तो कराची को जो है ना इसको स्पेशल कंसिडरेशन देनी चाहिए ताकि जो है वो इसके ऊपर जो है इससे पूरा मुल्क जो है वो बेनिफिट हो सके। हाफिज़ नईम का मैं सबसे सुन रहा हूँ, जिस बंदे से भी सुन रहा हूँ वो कह रहे हैं कि ये बंदा परफॉर्म करेगा। अब पता नहीं अल्लाह को बता, जितने भी बंदे इधर आए कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर पंजाब जितना भी परफॉर्म करे ना इधर, फिर भी कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। हाफिज़ नईमुर रहमान बन जाते मेयर, क्या गारंटी है कि सिंध गवर्नमेंट से वो जैसे वसीम अख्तर पिछले 4 साल वो इख्तियारत ले लेंगे, गारंटी दे सकते हो? और अभी आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज में कुतुब मेला सजा, जिसमें बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सभी अपनी मनपसंद किताबें खरीदने पहुंच गए। अलीना शाहिद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में कैपिटल बुक फेयर के स्टॉल्स पर सजे इल्म के फन पारे, अदब, मजहब, साइंस समेत मुख्तलिफ किताबें बन गई हर उम्र के लोगों की तवज्जो का मरकज। बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों की भरपूर दिलचस्पी ने यह तासुर गलत साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी की जिद्दत ने कुतुब बीनी का देरीना रुझान खत्म कर दिया है। कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि बुक्स की इंटरनेट के ज़माने में अफादियत कम हो गई है, तो ऐसा नहीं है। ऐसे बुक्स फेयर लाएं ताकि लोग जो है ना इनकरेज हो किताबें पढ़े। पसंदीदा किताब मिलने पर फौरी पढ़ने का शौक रखने वालों की सहूलत का भी खास ख्याल रखा गया, जबकि छोटी दुनिया की बड़ी हौसला अफजाई के लिए किया गया खास ही एहतमाम। डिफरेंट तरीकों से बच्चों को अट्रैक्ट किया जा रहा है बुक्स की तरफ, जैसे हमने बच्चों को गिफ्ट्स भी दिए हैं बुक्स के। शुरका का कहना था किताब दोस्ती की देरीना और ज़रख्शां रिवायत का बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। यूँ तो ये एक मायूस कुन खदशा है जिसे अक्सर जाहिर किया जाता है, लेकिन काश ये सच ना हो। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद।